वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू कल हमने पढ़ लिया डेवलप कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड ट्रेन प्रोवाइडर्स। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू डेवलप द ओवरऑल थीम एंड की मैसेजेस। ओके, तो देखिए जो किस प्रकार की स्टेप्स हैं टू डेवलप द ओवरऑल थीम एंड की मैसेजेस। जो हम एक किसी भी जो कम्युनिकेशन है या बिहेवियर चेंज के लिए जो हम थीम बना रहे हैं, उस थीम के लिए किस प्रकार की स्टेप्स होनी चाहिए, किस प्रकार की थीम उसे हमें रखनी चाहिए और क्या की मैसेज उसके अंदर हमें रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या बता रहा है वो? डेवलप अ प्रोफाइल ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन फ्रॉम फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट। ठीक, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में हमें क्या देखना है कि टू डेवलप अ प्रोफाइल ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जब भी हम जो प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, बीसीसी फॉर्मेट असेसमेंट तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें टारगेट पॉपुलेशन जो है उसकी प्रोफाइल को तैयार करना चाहिए, बीसीसी फॉर्मेट को तैयार करना चाहिए फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक, सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई डिजायर्ड बिहेवियर चेंज। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हमें किस प्रकार का उस व्यक्ति या उस कम्युनिटी के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर चेंज हमें लाना है, या हम किस प्रकार का बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं, या किस प्रकार का बिहेवियर चेंज हम ला सकते हैं उस कम्युनिटी के मेंबर्स का, उस कम्युनिटी के अंदर। ओके, स्टेप्स थर्ड स्टेप क्या है, देखिए जरा। अंडरस्टैंड एंड टेक इनटू अकाउंट understand and take into account the varying situations that could affect action and decision making. Understand and take into account the varying situation. हमें अंडरस्टैंड समझना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि किस प्रकार की जो भिन्न भिन्न वेराइटी मीन्स वेरिंग जो सिचुएशंस हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं हमारे एक्शंस को और हमारे डिसीजन मेकिंग को। ठीक, किस प्रकार से जो हमें यह चीज पहले से पता करना चाहिए, अंडरस्टैंड रखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हमारा हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं, वहाँ जो सिचुएशंस हैं वो भिन्न भिन्न जो बैरिंग सिचुएशंस है जो वहाँ क्रिएट होंगी, पैदा होंगी, तो वो किस प्रकार से हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसको अफेक्ट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। क्लियर? Next, steps 4, identify the information or data that you want to be understood by the target population. हमें आइडेंटिफाई करना है जो इंफॉर्मेशन है और जो डेटा है उसके द्वारा हमें पता लगाना है क्या चीज कि यू वांट टू बी अंडरस्टूड बाय द टारगेट पॉपुलेशन, कि हमें क्या क्या उस जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके द्वारा या उसमें हमें क्या क्या चीजें पता करनी है, किन किन चीजों के बारे में हमें उस कम्युनिटी के अंदर हमें समझना है, पहले पता लगाना है। क्लियर? स्टेप 5, डेवलप की बेनिफिट स्टेटमेंट्स। डेवलप key benefit statements that take the hopes and aspirations of the target population into account. Develop key benefit statements, और हमें डेवलप करने चाहिए, बताना क्या बेनिफिट्स क्या है उस स्टेटमेंट के, और जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो हम थीम बना रहे हैं उससे क्या है उसके डेवलप की बेनिफिट्स,
उसके बेनिफिट्स क्या है इस स्टेटमेंट के, और किस प्रकार की हमें फ्यूचर में उससे आशा है कि किस प्रकार के आउटकम्स या रिजल्ट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं उस टारगेट पॉपुलेशन से, जहां हम यहाँ थीम या जो बिहेवियर चेंज जो हम थीम जो बना रहे हैं उससे हमें किस प्रकार के बेनिफिट्स हो सकते हैं, फ्यूचर में किस प्रकार के बेनिफिट्स हमें देख रहे हैं उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए। नेक्स्ट, last step 6, develop messages from key benefit statements. Develop messages from the key is benefit statements. Messages should be simple, attractive, and make clear the benefits of what is being promoted through words or images. क्या करना है, हमें डेवलप करना है जो मैसेज है फ्रॉम बेनिफिट, जो स्टेटमेंट्स जो हमने बेनिफिट्स बनाए हुए हैं उस प्रोग्राम के, उस बिहेवियर चेंज मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उनमें से जो की जो मैसेजेस हैं उनको डेवलप करना, मुख्य मुख्य जो बेनिफिट्स हैं उनको लिखना, अंडरलाइन कर लेना। और मैसेजेस शुड बी, और जो मैसेजेस हैं वो कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, लोग उसे पढ़ें, उसे समझे कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये, एंड मेक क्लियर द बेनिफिट्स, और उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो भी क्लियरली क्या होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए, होने चाहिए, एंड व्हाट इज बीइंग प्रमोटेड थ्रू वर्ड्स और इमेज, और उसको किस प्रकार से हम प्रमोट कर सकते हैं, डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर, है ना, किस प्रकार से समझा सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा अभी जब कोविड-19 चल रहा था तो उस टाइम पर इमेज के द्वारा, माइक के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, एबी एड्स के द्वारा आपको सारी चीजें बताई जाती थी कि नहीं, कोविड वायरस कैसे एक व्यक्ति के अंदर जाता है, कैसे वो उसको इन्फेक्ट करता है, किस किन कारण, किन किन चीजों का उपयोग करके हम उससे बच सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताते थे कि नहीं। हेलो, यस सर, बताते है ना, तो किस प्रकार से बताते थे, इमेज के द्वारा, वीडियो के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, लिखकर दीवारों पर, पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, इनके माध्यम से ही तो बताते थे जिससे लोग अट्रैक्ट हो, उसे पढ़े और समझे, है ना। सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब चूज चैनल्स, चैनल्स को चूज, क्या है चैनल्स के बारे में देखिए, चूज चैनल्स। A channel is the way a message is disseminated. It is important to know which channels can most effectively reach particular target populations. Channels का मीन्स होता है कि किसके द्वारा जाएगा, ओके। चैनल का मीन्स क्या है, आपने कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज है तो किसके किस माध्यम से आपने वो अपनी कम्युनिटी तक वो उस इंफॉर्मेशन को भेजा, चैनल्स, ठीक है। चैनल का मीन्स है किस इंफॉर्मेशन के द्वारा भेजा। तो अ चैनल इज अ वे a message is disseminated. It is important to know which channel is can most effectively reach particular target populations. जो टारगेट पॉपुलेशन है वहां तक किस प्रकार से मोस्ट इफेक्टिव चैनल है वो वहां तक उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पहुंचाएगा। या फिर आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ अवेलेबल चैनल्स शुड बी पार्ट ऑफ एवरी फॉर्मेटिव बीसीसी, और जितने भी हम जो बीसीसी स्टेट में असेसमेंट जो करते हैं, जो फॉर्मेट बीसीसी फॉर्मेट असेसमेंट तैयार करते हैं, उसको हमें यह भी देखना चाहिए कि किस प्रकार के चैनल वहाँ अवेलेबल्स हैं और उन चैनल की रेंज कितनी है, कि वो रेंज का मीन्स है उनकी जो हम जिसके थ्रू या जिस मीडियम के थ्रू हम वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं वो वहाँ कितने रेंज में, कितने एरिया में, कहाँ तक वो इंफॉर्मेशन फैला सकता है, वहां तक दे सकता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए दो तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स समाचार, रेडियो, टीवी, पोस्टर, इनके द्वारा। मास मीडिया फॉर एग्जांपल टेलीविजन और रेडियो, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स इन पेरियोडिकल्स और मटेरियल इन ब्रूचुरेस, पोस्टर्स, फ्लिप चार्ट्स, पिक्चर कोर्स और कॉमिक्स। मास मीडिया का यूज करके हम मास मीडिया के द्वारा भी जो बीसीसी फॉर्मेट है, बीसीसी असेसमेंट है, उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिटी जो टारगेट पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर।
दूसरा चैनल इन पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कोई हेल्थ वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी करता, एमपीडब्ल्यू, इनके द्वारा। इन पर्सन बाय हेल्थ वर्कर्स, पीर एजुकेशन मीन्स ग्रुप, जो बच्चों का ग्रुप है, दोस्त हैं, उनके द्वारा उनको एजुकेट करना, ठीक। काउंसलर्स के द्वारा और अदर ट्रेंड पर्सनल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो टारगेट पॉपुलेशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, बीसीसी के रिगार्डिंग उनको क्या कर सकते हैं, उन चैनल्स के थ्रू हम बीसीसी की ट्रेनिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ट्रेनिंग उन्हें दे सकते हैं। किसी पर्सन के द्वारा भी दी जा सकती है, ठीक। पहला हुआ मास मीडिया, दूसरा किसी पर्सन के द्वारा, चाहे वो हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी हेल्थ पर्सनल हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, उसके द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, म्यूजिकल और ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एंड कम्युनिटी इवेंट्स। किस प्रकार से कोई इवेंट करके, कोई ड्रामा करके, कोई नाटक बनाकर, किसी नाटक को वहां परफॉर्म्ड करके, है ना। और स्ट्रीट जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो गली में नुक्कड़ पर जाकर जो परफॉर्म करते हैं, इसी प्रकार से वो टारगेट पॉपुलेशंस के अंदर जाएं, वो 10, 15, 5, 7 जितने भी लोग हैं वो वहां परफॉर्म करें, नाटक करें, ड्रामा करें, म्यूजिक के द्वारा उनको क्या करें, अवेयर करें। ओके, क्लियर। यस सर। ठीक। तो कौन कौन से चैनल मैंने अभी आपको बताए? मास मीडिया, पर्सन के द्वारा, म्यूजिकल। ओके, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कंडक्ट प्री टेस्टिंग। अब बात करते हैं कंडक्ट प्री टेस्टिंग। जब भी, अच्छा देखिए, जब भी कोई भी चीज आप कोई भी काम करते हो तो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार टेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? टेस्ट का मीन्स ऐसे, मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया, ठीक है, आपने उसके लिए चाय बनाई। क्या बनाई? चाय बनाई। अब चाय आप बनाकर डायरेक्ट उसे देते हो कि पहले एक बार थोड़ा सा लेके टेस्ट करते हो कि इसमें नमक, मतलब चीनी सही है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं है, चाय पत्ती अदरक है कि नहीं है, ये चीज टेस्ट करते हो, देखते हो कि नहीं? इसको देखकर, सूंघकर, या फिर आप चखकर टेस्ट करते हो कि नहीं? उसके बाद ही तो सर्व करते हो। या फिर आपने खाना बनाया तो आपको देखना है खाना क्या है, मतलब चावल अच्छे से बने हैं या नहीं, दाल अच्छे से बनी है या नहीं, इस चीज को नमक है कि नहीं, उसमें मिर्ची है कि नहीं, है ना। इन चीजों को आप क्या करते हो, पहले प्री टेस्टिंग करते हो ना, उसके बाद ही तो सर्व करते हो, कि डायरेक्ट सर्व कर देते हो बना के? अगर कोई मेहमान आया है तब की बात कर रहा हूं, है ना, ठीक। यस सर। क्योंकि कॉमनली तो करती नहीं है ना, लेकिन अगर कोई मेहमान आता है तो लगता है कि एक बार देख ले कहीं बिगड़ ना जाए, है ना। तो इसी प्रकार से अब कंडक्ट प्री टेस्टिंग, जो हमने बीसीसी असेसमेंट्स किया है, जो हमने थीम बना ली है, अब उसको पहले हम प्री टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसकी प्री टेस्टिंग करेंगे कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है ना। ठीक, देखिए क्या है। Conduct pre-testing. It is important to pre-testing at every stage with all audiences for whom the communication is intended. और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्री टेस्टिंग करना, हर स्टेज पर, हर फेज पर, एवरी स्टेज पर विद द ऑडियंस के साथ क्या कहते हैं हम, प्री टेस्टिंग करते हैं। कम्युनिकेशन, जो जिनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है उनके साथ लेकर, उनको लेकर, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरीके से। प्री टेस्टिंग शुड बी डन ऑफ थीम्स। प्री टेस्टिंग शुड बी डन ऑफ, किस किस की प्री टेस्टिंग की जानी चाहिए? थीम, मैसेजेस, प्रोटोटाइप्स, मटेरियल्स, ट्रेनिंग पैकेजेस, सपोर्ट टूल्स एंड बीसीसी फॉर्मेटिव असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। किन किन चीजों की हम प्री टेस्टिंग करते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल, आप अपने सब सेंटर पर बैठे हुए हैं, आपको किसी का बीपी लेना है। क्या लेना है? बीपी।
आपके पास नई बीपी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आपको नया स्टेथो दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कोई पेशेंट आएगा डायरेक्ट बीपी इंस्ट्रूमेंट तभी निकाल कर चेक करके उसका बीपी चेक करोगे, या जैसे ही पहले आता है आपको स्टेथो और बीपी इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो पहले सबसे पहले आप यह देखोगे कि यह वर्किंग कर रहा है कि नहीं, सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं, स्टेथो में आवाज आ रही है कि नहीं, इस चीज को चेक करोगे कि नहीं करोगे पहले? Yes, sir. क्या ऐसा है क्या जैसे ही आपको वहां से सप्लाई मिली और आपने जैसी मिली वैसी ही रख दी, जब तक कोई पेशेंट नहीं आया, जैसे पेशेंट आया तभी आपने नया पैकिंग निकाला फिर आपने यूज किया, ऐसा है? No. पहली बार प्री टेस्टिंग करके देखोगे कि नहीं, कि हम जब पता चले जब हम काम करने बैठे तो वो चीज अच्छे से काम कर ही नहीं रही है। जैसे आप पेन भी खरीदने जाते हो तो पहले चला के देखते हो कि नहीं चल रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड प्री टेस्टिंग। ओके, तो इसी प्रकार से प्री टेस्टिंग शुड बी डन ऑफ किस किस की करनी चाहिए? थीम, मैसेजेस, प्रोटोटाइप्स, मटेरियल्स, जो मटेरियल्स वहां यूज होंगे ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग पैकेजेस, ट्रेनिंग पैकेज कितने टाइम का रहेगा, 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 4 दिन, ठीक है। सपोर्ट टूल्स, जो सपोर्टिव जो टूल्स हैं जो यूज होंगे थीम के अंदर, बीसीसी फॉर्मेट के अंदर, उनके बारे में उनको चेक करना। बीसीसी फॉर्मेट असेसमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, मैन की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, उन सभी का क्या करना है, एक बार प्री टेस्टिंग करना। एंड प्री टेस्टिंग ऑफ मीडिया, मैसेज एंड थीम्स शुड इवेल्युएट, और प्री टेस्टिंग जो मीडिया, मैसेजेस और थीम है उनको इवेल्युएट भी करना चाहिए कि ये कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं, कितने अच्छे से इफेक्टिवली इनका रिजल्ट हमें मिलेगा। फर्स्ट कंप्रीहेंशन, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा परस्यूएशन, नेक्स्ट acceptability, नेक्स्ट ऑडियंस मेंबर्स डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और देखना क्या है इसके बाद, अभी फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो मीन्स क्या क्या देखना है, प्री इवेल्युएशन जो हम करेंगे, इवेल्युएट करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या देखना है, किन किन चीजों के बारे में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स कोई बताएगा मुझे क्या है? Drafting. क्या करना? Drafting. क्या ग्राफ्टिंग? Drafting. हाँ, ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स होता है कंप्लीट। क्या बोल सकते हैं जिसे हम? Complete. या फिर जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? संपूर्ण। या फिर बोल सकते हैं होलिस्टिक। आपने कॉम्प्रीहेंसिव केयर, होलिस्टिक केयर पढ़ी है कि नहीं? नर्सिंग फंडामेंटल में पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी तो। कॉम्प्रीहेंशन केयर और होलिस्टिक केयर एक ही होती है, जिसके अंदर हेल्थ के जितने भी एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, उन सभी एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं हम, उन सभी एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार से हमें क्या देखना है, जो हमने ये बीसीसी फॉर्मेट बनाया है प्री टेस्टिंग में, तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन है कि नहीं। कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स ये अच्छे से, इसमें जो जो चीजें, जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है वो इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं, जिन चीजों की हमें सख्त आवश्यकता है कि ये चीजें इनको यहाँ कम्युनिटी या टारगेट पॉपुलेशन के अंदर मिलनी चाहिए, वो बीसीसी फॉर्मेट के अंदर है या नहीं है। क्लियर? क्लियर हुआ? जैसे आपको किसी पर्सन के वाइटल साइन लेने हैं तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कोई मुझे बताएगा? पहले जनरल बात करते हैं, वाइटल साइन कितने होते हैं? कितने होते हैं वाइटल साइन? 5 सर। कौन कौन से बताइए? BP, pulse, respiration,
टेम्परेचर, पेन, क्लियर? सभी को दिख रहा है? आप देखिए टेम्परेचर को असेस करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? थर्मामीटर, थर्मामीटर। पल्स को असेस करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर या फिर हम मैनुअली भी कर लेते हैं, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर हम मान के चलते हैं। रेस्पिरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर या फिर हम जिसे मैनुअली भी देखते हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट और साथ में क्या चाहिए? स्टेथो। ठीक है। पेन असेसमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? VAS स्केल। कौन सी स्केल चाहिए? VAS स्केल, जिसका नाम होता है विजुअल एनालॉग स्केल। क्या? विजुअल एनालॉग स्केल। क्या? हाँ। अब इसमें से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास, मैंने आपको थर्मामीटर दे दिया, पल्स ऑक्सीमीटर दे दिया, बीपी इंस्ट्रूमेंट दे दिया, बस स्टेथोस्कोप नहीं दिया। बिना स्टेथो के आप बीपी चेक कर पाओगे? नो सर, नहीं कर पाओगे। जो राइट मेथड है उसका मतलब यही है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स यही है। क्या हुआ? पल्स से भी तो कर सकते। मैंने बोला राइट मेथड जो है बीपी असेस करने का, राइट तो नहीं चाहिए। राइट टेक्निक वही है कि आप स्टेथो से ही बीपी चेक करें। बिना स्टेथो के आप करेक्ट रीडिंग नहीं बता सकते। समझ रहे हो? इसीलिए ठीक। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मीन जो जो चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड कॉम्प्रिहेंशन के बाद है हमारा अट्रैक्शन। आपने अब जो चीजें बनाई हैं, जो आपने थीम तैयार की है, और मीडिया या पर्सन या ड्रामा या नाटक डेमोन्स्ट्रेशन जिसके द्वारा आप उनको परफॉर्म करके बता रहे हो, वो कितना अट्रैक्टिव है। लोग उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, उसे समझने देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर? इसी प्रकार से है परसुएशन और एक्सेप्टेबिलिटी। परसुएशन का मीन्स भी यही है कि कितने वो ईगर है, कितने उत्सुक है, उत्साहित है उस चीज के लिए। और एक्सेप्टेबिलिटी का मीन्स होता है कि वो आपने जो चीज उन्हें दिखाई है, जो चीज उन्हें बताई है, अब वो उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, वो उस चीज को एडॉप्ट कर भी रहे हैं या नहीं, सिर्फ देख लिया और छोड़ दिया। समझ में आया? कोविड में गवर्नमेंट ने इतना ऐड किया कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहन कर रखें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लेकिन उन्होंने काफी प्रचार किया वीडियो के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा अवेयर किया। उसके बावजूद तब जाकर कहीं कुछ लोग समझे इस चीज को और उन्होंने फिर इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं? यस सर, सेकंड लेयर में। हाँ, तो एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं उनके अंदर, है ना, ये भी देखना है, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर। नेक्स्ट, ऑडियंस मेंबर्स डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन मींस जो ऑडियंस या मेंबर्स जो है टारगेट पॉपुलेशन के, उनमें डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो किस लेवल तक उस चीज को समझ पा रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं उन्हें, वो इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं। क्लियर हुआ? कभी कभी होता है ना, आप बताना कुछ और चाहते हो और लोग समझते कुछ और हैं। जो आप बताना चाहते हो उसे वो समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, और जो वो समझते हैं उसे आप वो चीज आप बता ही नहीं रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर। डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन, किस हद तक वो पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी है, लेकिन टाइम लगेगा तो बाद में सुनाऊंगा कभी, है ना। चलिए सुनाता हूँ। जो टाइम पे सुना दो सर वही सही रहता है। हाँ, जिससे याद हो जाता है। क्यों?
ध्यान रहता है सर नेक्स्ट टाइम पे ही कहानी परमानेंट फिक्सेशन हो जाता है। चलिए, तो डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मीन्स कि वो जो ऑडियंस मेंबर है या टारगेट पर्सन वो कितनी हद तक किस लेवल तक उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए, जो मैंने आपको एक बुक बताई थी कल, यू कैन विन, ओके, जिसके राइटर कौन है? शिव खेड़ा। ठीक, उसी का एक चैप्टर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का। तो उसमें एक बार क्या होता है, जो शराबी होते हैं, शराबी है ना, जो ड्रिंकर्स होते हैं, क्रॉनिक ड्रिंकर्स, उनको बुलाया जाता है और उनको एक डेमो दिखाया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा एक डेमो दिखाया जाए, जिसमें उन्हें यह बताना होता है डॉक्टर को कि उन लोगों को यह समझाना है तुम्हें कि जो शराब, ये जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ये इनकी बॉडी के लिए, इनके लिए कितना खतरनाक होता है। ठीक, तो जो जितने भी ड्रिंकर्स थे, वो मतलब जो पीने वाले लोग थे, वो आके बैठ गए, इकट्ठे हो गए एक हॉल के अंदर। डॉक्टर की एंट्री हुई। डॉक्टर ने क्या किया, एक गिलास थी, एक गिलास रखा हुआ था, और एक बोतल रखी हुई थी शराब की, अल्कोहल की, और साथ में ही एक जो जार था उसमें कुछ केंचुए रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? केंचुए, एक गिलास पानी वाला गिलास कांच का, और एक अल्कोहल की बोतल। क्लियर? अब डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए कितना खतरनाक होता है। तो वो क्या करता है, उस केंचुए वाले जार में से दो केंचुओं को निकालता है, और वो जो गिलास है, उस गिलास के अंदर उन दोनों केंचुओं को डाल देता है। क्लियर? फिर वो क्या करता है, उस गिलास के अंदर अल्कोहल जो अल्कोहल है उसको डालता है। जैसे ही वो अल्कोहल को डालता है, उस केंचुए के क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और केंचुआ मर जाता है, वो कट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उन केंचुए के। क्लियर? अब वो पूछता है, डॉक्टर का ये पूरा डेमोस्ट्रेशन करने के बाद वो शराबियों से पूछता है, अच्छा आप बताइए, इससे आपको क्या सीख मिली? क्या पूछता है डॉक्टर? इस चीज से आपको क्या सीख मिली? तो वहां जो ड्रिंकर्स थे, उसमें से एक जो शराबी था, वो खड़ा हुआ और बोलता है कि डॉक्टर साहब, इससे हमें यह सीख मिली कि हमें शराब पिएंगे तो हमारे शरीर में जितने भी जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, डॉक्टर का पर्पज यही था बताने का क्या? नहीं सर। डॉक्टर का पर्पज क्या था? वो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके अंदर की जो बॉडी की सेल्स हैं, लिवर है, वो किस प्रकार से डैमेज होता है ना, जब आप ड्रिंक लेते हो। लेकिन जो डॉक्टर समझाना चाह रहा था वो उन्होंने नहीं समझा, लेकिन जो उन्हें समझना चाहिए था वो उन्होंने समझ लिया कि हाँ, शराब पीने से पेट में कीड़े नहीं पड़ते, और कीड़े मर जाते और हम अच्छे रहेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? तो जो शराबी थे, जितने भी ड्रिंकर्स थे, उनने क्या चीज समझी? जो डॉक्टर बताना चाह रहा था वही चीज, कि अपने को जो पसंद आई वो चीज? उनको पसंद आई जो सर। हाँ, हम लोग भी यही करते हैं, जो हमें पसंद है हम वही सुनते हैं, उतना ही समझते हैं। वो क्या समझाना चाह रहा है वो नहीं समझते। यही हमारी कम्युनिटी में जो मेंबर्स हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। आप जो बताना चाहते हैं वो नहीं समझते। जो उन्हें सही लगता है कि हाँ, उनको उनकी लेवल के हिसाब से जो सही लगता है, वो उस हिसाब से उस बात को समझते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? उतारना प्लानिंग को। हाँ, प्लानिंग जो आपने की है उसको इम्प्लीमेंट करना। उसको अब क्या करना, वो प्रॉपर तैयार हो गया, सब हो गया, प्री टेस्टिंग हो गई, अब उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना टारगेट पॉपुलेशंस पर। और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको क्या करना, उसको क्या चेक करना, उसकी मॉनिटरिंग करना कि वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। अच्छे तरीके से जो आपने थीम बनाई, जो बीसीसी फॉर्मेट तैयार किया है, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, टारगेट पॉपुलेशंस को उसको फॉलो कराया जा रहा है कि नहीं, और वो किस हद तक लोग उस चीज को सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दैट इज मॉनिटरिंग। ओके, द लास्ट वन इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या करेंगे हम?
आउटपुट कितना दे रहा है ये हमें? वेरी गुड। ये जो हाँ, इवेल्युएशन में हम देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि किस प्रकार का रिजल्ट या आउटकम्स हमें मिल रहा है। तो इवेल्युएशन रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड सक्सेस इन अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस, और इसको कितनी सक्सेस मिली है, कितनी अचीविंग उसने की है। वेरियस रिसर्च डिजाइन आर सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन प्रोग्राम, और बहुत सारे रिसर्च डिजाइन्स हैं जिनके द्वारा हम ये चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। दूसरा, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। तो इवेल्युएशन की कितने मेथड्स हैं, किनके द्वारा हम इवेल्युएट कर सकते हैं? 4 मेथड्स, 4 डिजाइन है। कौन कौन से डिजाइन है? पहला, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। रैंडमली जो कंट्रोल ग्रुप है उसको डिजाइन करना। रैंडमली, रैंडम का मीन्स होता है अचानक, तुरंत। ठीक, आपने 15 लोगों की ट्रेनिंग कराई, उसमें से आपने किन्हीं 5 लोगों को चुना और उनको क्या किया, देखा, उन पर कंट्रोल किया, उनको असिस्ट किया कि इन्होंने मॉनिटरिंग की, इन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं। ठीक, क्लियर हुआ? दूसरा, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मीन्स होता है बराबर। नॉन इक्विवेलेंट मीन्स रैंडमलाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं। वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन, कोई ग्रुप जो पहले से, जो ट्रेनिंग के पहले और आफ्टर दी ट्रेनिंग के बाद उसके अंदर क्या चेंजमेंट आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, इसके द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, और जो हमने एक टाइम, जितने टाइम पीरियड में हमने ट्रेनिंग दी उसके बाद उनके बिहेवियर में किस प्रकार का इंटरप्शन आया, किस प्रकार से वो व्यवहार में बदलाव आया, किस प्रकार के चेंजेस आए, वो चीज। दैट इज 4 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन मेथड। इवेल्युएट हम किन 4 तरीकों से कर सकते हैं? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के द्वारा, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के द्वारा, वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन के द्वारा, और इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन के द्वारा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब देखते हैं इलिसिट फीडबैक एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। इलिसिट फीडबैक, फीडबैक का मीन्स क्या होता है? ठीक, तो इसमें समझ में आया क्या है इलिसिट फीडबैक एंड मॉडिफाई द रिस्पॉन्स। जो हमारा जो फीडबैक है उसको देखना, और अगर फिर ऐसा लगता है कि जो हमें फीडबैक हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जैसा हमें चाहिए था उस प्रकार का नहीं मिला है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, मॉडिफाई दी प्रोग्राम। फिर हम किसको मॉडिफाई करेंगे? प्रोग्राम को दोबारा से मॉडिफाई करेंगे, दोबारा से बीसीसी फॉर्मेट तैयार करेंगे, दोबारा से थीम तैयार करेंगे, दोबारा से उसकी प्री टेस्टिंग करेंगे और दोबारा से इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे एनसीपी, अगर हमारा एनसीपी फेल हो जाता था, नर्सिंग केयर प्लान आपने अगर फीवर के लिए बनाया और आपने इंप्लीमेंट किया पेशेंट पर, एवेल्युएशन 0 आया, जब पेशेंट को उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो दोबारा से आप फीवर के लिए एनसीपी तैयार करते हो कि नहीं?
इसी प्रकार से हम दोबारा से पूरा प्रोग्राम, पूरा फॉर्मेट दोबारा से तैयार करेंगे एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम, और मॉडिफाई करेंगे कि किन चीजें ऐसी रह गई जिनके कारण हमें हमें जो जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा जो फीडबैक या रिजल्ट वो हमें नहीं मिल पाया। क्लियर? इतना समझ में आया? जी सर। ओके, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स। ओके, सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती हैं? देखिए, सॉफ्ट स्किल्स आर अ क्लस्टर ऑफ प्रोडक्टिव पर्सनालिटी ट्राइट्स दैट कैरेक्टराइज वंस रिलेशनशिप इन अ सोशल मिल्यू विथ अदर पीपल। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? क्लस्टर, क्लस्टर का मीन्स होता है ग्रुप्स। क्या होता है? क्लस्टर का मीन्स क्या होता है? ग्रुप्स। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स एक क्लस्टर ऑफ प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी ट्रैट्स, जो पर्सनैलिटी की जो कुछ ट्राइट्स हैं, पर्सनैलिटी के जो कुछ पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं में कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी पाई जाती हैं जो कैरेक्टराइज होती हैं, किसी व्यक्ति के अंदर दिखती हैं। उसके जो अदर पर्सन है, उसका समाज या कोई अलग उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो उसका रिलेशनशिप है, उसमें जो स्किल्स हैं उन्हें देखने को जो मिलती हैं, उन्हीं स्किल्स को हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? आपकी पर्सनैलिटी में आपका बात करने का तरीका, लोगों को डील करने का तरीका, उनके व्यवहार करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपकी किसी बात को सोचने समझने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दीज स्किल्स कैन इंक्लूड, और इन स्किल्स के अंदर सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? सोशल ग्रेसेस, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, लैंग्वेज स्किल्स, पर्सनल हैबिट्स, कॉग्निटिव और इमोशनल एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप ट्राइट्स एटसेट्रा। दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। ओके, आपके बात करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटीज, योग्यता, लैंग्वेज की स्किल्स, पर्सनल जो आपकी हैबिट्स हैं वो, आपकी कॉग्निटिव और इमोशनल जो हैबिट्स हैं, एम्पैथी सिंपैथी जो है वो, ये सारी चीजें क्या हैं? सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ इतना? यस सर। अब देखिए सॉफ्ट स्किल्स के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मीन्स होता है कंपोनेंट्स, ओके, पार्ट्स। क्लियर हुआ? तो सॉफ्ट स्किल्स के क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या और होते हैं? तो फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद पेशेंट। पेशेंट के साथ अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स के बारे में यहाँ दिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है, जिसमें क्या है? कम्युनिकेशन हम किन किन मेथड के द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? ओरली कर सकते हैं, स्पीकिंग बोलकर, स्पीकिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी किस प्रकार की है उसके द्वारा, रिटर्न प्रेजेंट करके, लिसनिंग के द्वारा, ये कम्युनिकेशन के अंदर हम करते हैं। आप बोलते हो लिखकर, बोलकर, सुनकर, इन चीजों के द्वारा आप कम्युनिकेशन को करते हो कि नहीं? नेक्स्ट सेकंड आता है कर्टसी। कर्टसी का मीन्स है मैनर्स, एटिकेट्स, ग्रेसियस, सेज प्लीज एंड थैंक यू, बी रिस्पेक्टफुल। कर्टसी का मीन्स है हमारे क्या, हमारे इथिक्स, हमारे जिनको हम बोल सकते हैं क्या, हमारे संस्कार जिन्हें बोल सकते हैं, है ना। मैनर्स जो है, हमारे जो एटिकेट्स हैं, सभ्यताएं जो है, प्लीज कहना, थैंक यू कहना, किसी का ग्रेसफुल रहना, दीज आर दी कर्टसी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स होता है फ्लेक्सिबल होना, है ना। फ्लेक्सिबल का मीन्स है आप किसी भी माहौल में,
किन्हीं भी लोगों के साथ अच्छे से ढल जाओ, उन्हें डील कर पाओ, उनको अच्छे से ट्रीट कर पाओ, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कहते हैं यार वो उसका बिहेवियर बहुत फ्लेक्सिबल है, वो किसी के भी साथ घुल मिल जाता है बहुत जल्दी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें एडॉप्टेबिलिटी, आप किसी भी मेंबर्स को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी सिचुएशन को एडॉप्ट कर पाए, अच्छे से एडेप्टेबिलिटी हो आपके अंदर, विलिंग टू चेंज, आपके अंदर इच्छा शक्ति हो उसे बदलाव लाने की खुद के अंदर या फिर दूसरे व्यक्ति या उस कंडीशन के अंदर चेंजेस लाने की, लाइफ लॉन्ग लर्नर, आप हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते हो, सीखते रहें, एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, नए नए विचार, नई नई जो चीजें आती हैं उन चीजों को आप सोचें, उनको एक्सेप्ट करें, एडजस्टमेंट्स आपका अच्छा होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए, आप किसी को अच्छे से टीच कर पाए, अच्छे से काउंसिल कर पाए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हुआ? जी सर। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीन्स है आपके अंदर जो आप जिन चीजों से मिलकर बने हो, है ना, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, इथिकल होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, आपके कुछ कुछ आपके रूल्स नियम होने चाहिए। जैसे हर किसी का एक नियम होता है, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी किसी से फालतू के पैसे या फालतू की बातें नहीं करूंगा। हर किसी के कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि नहीं होते? सिद्धांत। सिद्धांत, वेरी गुड। ऐसे ही हेल्प कर दिया करो मेरी जो उन वर्डों की हिंदी ढूंढने में, है ना, ठीक। जी सर। ऑनेस्टी, इथिकल, हाई मोरल्स, आपके मोरल्स, आपके सिद्धांत, है ना, हैज पर्सनल वैल्यूज, आपकी खुद की जो पर्सनल वैल्यूज, घर के जो संस्कार जो आपको सिखाए गए हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना है, कचरा इधर नहीं फेंकना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, ये चीज है, तो दैट इज इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स। जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या क्या है, आप नाइस, पोलाइट, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, है ना, नर्चरिंग होना चाहिए, एम्पैथिक और सिंपैथी आपके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सोशियबिलिटी होनी चाहिए, समाज के साथ अच्छे से घुल मिल पाए, ठीक, वार्मथ, सोशल स्किल्स होने चाहिए, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, छोटे से कैसे डील किया जाता है, बड़े लोगों से कैसे डील किया जाता है, खुद के साथ के लोग हैं उनसे किस प्रकार से डील करना है, दैट इज पर्सनल स्किल्स। ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो, हर चीज, आप कभी भी किसी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में आपको अपने जो लक्ष्य हैं, आपके जो होप हैं, जिन्हें आप कंप्लीट करना चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 वक्त का खाना तो मिलेगा खाने के लिए, लेकिन हमें अपने ड्रीम्स और जो एक जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है ना, वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं आती, याद रखना। आप अगर आज इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो अगर आप अभी शुरुआती स्टेज में अपने में स्ट्रगल कर लोगे, तो आपकी बाकी की जो बची हुई लाइफ है वो कंफर्ट अच्छे से कट जाएगी। और अगर आज आप कंफर्ट जोन में चले गए, आज अगर आप कंफर्ट रहोगे, तो आने वाली जो आपकी फ्यूचर है वो आपका पूरा स्ट्रगल से भरा रहेगा, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं डिसाइड आपको करना है, अभी स्ट्रगल करना है 5 साल, 10 साल, 4 साल, 2 साल, या फिर इन 4, 2, 5 सालों में आपको आराम करना है, बाकी की जो आपकी 20, 25, 30 साल है उनमें स्ट्रगल करना है ना। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर? तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आशावादी हो, इथियोसियास्टिक मीन्स, इथियोस्टिक मीन्स होता है आप एकदम जोशीले होने चाहिए, कहते हैं नवयुवा, जोश होना चाहिए, किसी काम को करने का जुनून होना चाहिए, जज्बा, है ना, एनकरेजिंग होना चाहिए, आप किसी को दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं, पता चले आप खुद ही एकदम निराश, डिसअपॉइंटेड बैठे हुए हो, आप में कोई एनर्जी नहीं है, किसी प्रकार का उत्साह नहीं है, किसी काम को करने का कोई डेडिकेशन नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट कर पाओगे क्या? नहीं सर। नो सर। पता चला घर से ही बीवी से पिटकर आए हैं, दुखी बैठे हुए, गुस्से में बैठे हुए, पेशेंट आया, उससे बोला ले पीसीएम खा लेना, बुखार उतर जाएगा, जा 4 दिन बाद आके मिलना है।
है ना? तो हैप्पी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस और ये जो एनर्जी, ये चीजें कब आती हैं? जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होगा। जब तक आपको सेल्फ पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप लाइफ में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। ये चीज आप मानकर चलो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता सकते हो कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक पेन खरीदने भी जाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप वहां दुकान वाले के सामने खड़े होकर अगर आप पेन नहीं खरीद सकते, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोफेशनलिज्म। ये चीज आप शायद जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में बहुत अंतर होता है कि नहीं? आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ नहीं अटैच कर सकते और आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आप करते हो क्या कभी? बताओ। नहीं। प्रोफेशनलिज्म में जैसे कि बिजनेस स्किल्स, वेल ड्रेस्ड अपीयरेंस, पजेस्ड मीन्स प्रोफेशनलिज्म जैसे कि आप कहीं भी आप ये जॉब करने जाते हो, जहां आप अपने सेंटर पर जाते हो, वहां जिस प्रकार से आप बात करते हो, जिस प्रकार से आप बैठते हो, वहां लोग कुछ आपके बारे में कुछ कुछ नहीं जानते। आप एकदम नए हो उनके लिए। वो सिर्फ क्या जानते हैं, क्या देखेंगे? आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर। आप उसको देखकर वो समझेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, पता चला सब सेंटर के पीछे जाके स्मोकिंग कर रहे हैं, है ना? नहीं तो मिलाया वो राजश्री 20 वाली और मुंह में डाली और फिर बोलते हो हाँ भाई साहब बोलिए क्या काम है, क्या दिक्कत है? तो ये नहीं सर, खाया और बोलते तक नहीं बनेगा फिर। क्या हो गया? जैसे खाया राशि मिला के हम्म। बोलते नहीं बनते, ऐसे बोलते हाँ हैं। वही तो बता रहा हूँ। तो वहां के लोगों को अब फिर आप उनसे बोलो देखो तुम्हें सिगरेट नहीं पीना है, पुड़िया तो कटाई नहीं खाना है, और पता चला खुद के मुंह में पहले से ही रखी हुई है और बगल में ही वहां एक पीकदान रखा हुआ है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपना जो प्रसाद था वो निकाल दिया, फिर बोलते हैं हाँ समझ में आया। ठीक है? तो मेन चीज क्या है, लोग वहां ग्रामीण में जो लोग हैं, पहली बात तो आप बहुत अवेयर हो गए हैं, ये चीज आप पहले से याद रखें। ठीक है? जितना आप जानते हो उससे ज्यादा वहां वो लोग जानते हैं। ठीक? और वो आपको कुछ नहीं जानते। आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी आपको देखकर फिर वो समझेंगे कि आप उनके काम के हो कि आप निठल्ले हो। समझ में आया? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? बताइए। ठीक है? तो प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आपने अपने सीएचओ के मॉड्यूल्स में, सिलेबस में सबसे फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएचओ, पढ़ी थी कि नहीं? यस सर। हाँ। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, आप गेट्स द जॉब डन होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको कोई डिसिप्लिन में रखेगा तब रहोगे कि आप सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है? अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है गलत नहीं करना। ठीक है? रिलायबल, विश्वास पात्र होने चाहिए आपकी, आप पर कोई व्यक्ति विश्वास कर सके। ठीक? आपको जो जॉब जो आपको टारगेट, जो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, आप उसको अपनी पूरी एनर्जी के साथ अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट करें। ये चीज आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल देना, मन से निकाल देना कि गवर्नमेंट जॉब हो गई है तो अब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है? अब वो गवर्नमेंट जॉब नहीं रही कि जिसमें आप घर पर पड़े रहें और महीने में सैलरी आपको आकर मिल जाए। ठीक है? अगर आप अब एक दिन भी नहीं गए तो कम से कम आपकी एक दिन की पूरी सैलरी चली जाएगी। आप ये सोचे कि कल आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है? जैसे आप प्राइवेट निकल जाता है।
बस ये चीज हो सकती है कि प्राइवेट में आप जितना काम करते थे उतना काम नहीं हो मे बी, या फिर है भी तो सैलरी उससे अच्छी है। बस अपना काम हमेशा ईमानदारी से करें। कोई आप पर, आपके कैरेक्टर पर, आपकी पर्सनैलिटी पर उंगली उठाकर यह ना बोल पाए कि आप इस पोस्ट के लायक नहीं हो या आप ये काम अच्छे से नहीं कर सकते। समझ में आया? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, हमने अपने नर्सिंग प्रोफेशन को खुद ही डाउन किया है। समझ रहे हो? जब तक आप खुद अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति आपकी और आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। सही है गलत बताइए? सही है सर। तो सबसे पहला काम यही है कि आप खुद उस चीज की रिस्पेक्ट करें, तब किसी और को आप कह सकते हो। क्लियर? चलिए, सॉफ्ट स्किल्स में हमने अभी 8 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पहले पढ़ा है। कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे बताइए? कम्युनिकेशन, कर्टसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट 2 और हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जो CHOs हैं उनके लिए। कौन कौन सा है बताइए जरा, देखिए। टीम वर्क, वर्क टीम वर्क एंड वर्क इथिक। टीम वर्क में कोऑपरेटिव होना चाहिए, गेट्स अलोंग विथ अदर्स, सबके साथ चलना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, एग्रीबल होना चाहिए। कभी भी कोई भी प्लानिंग करो, कोई भी चीज करो तो आपके साथ जो और भी लोग हैं उनकी भी राय लो। कभी भी ये ना समझे ये छोटा है ये बड़ा है, मैं सीनियर हूं वो जूनियर है। अगर आप सबको अपने साथ लेकर चलोगे तो वो लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, याद रखना। ठीक? एग्रीवल होना चाहिए, सपोर्टिव और हेल्पफुल आपका बिहेवियर होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचा नहीं मैं CHO हूं, मैं कुर्सी सरका के ले जाऊंगा, मैं CHO हूं, मैं मेडिसिन दूंगा, मैं CHO हूं, मैं वैक्सीनेशन करूंगा। आदमी पोस्ट या पद से बड़ा नहीं होता, वो अपने काम से बड़ा होता है। ठीक? ये चीज आप हमेशा याद रखें। तो आपके अंदर टीम वर्क होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, वर्क इथिक्स, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, विलिंग टू वर्क, अपनी इच्छा से काम करने वाला होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है? और गुड अटेंडेंस होनी चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसा तो कोई नहीं है जिसे मेरी बातें गलत लग रही हो, बुरी लग रही हो कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। ठीक? और मुझे लगता है इन जो बातों से जो हम बात में जो बातें करते हैं इनसे आपको ये चीजें शायद मुझे लगता है और अच्छे से समझ में आ रही हो, है ना? अब यस सर। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इससे पहले अपने साइकोलॉजी के अंदर, नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी साइकिल पढ़ी थी, जब हम अपने ग्रेजुएशन या डिग्री करने के टाइम में पढ़ी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्टेप्स होती हैं, है ना? 6 या 7 स्टेप्स होती हैं। उनको हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स आर दी एनकाउंटर्ड एवरी डे इन अवर वर्क प्लेस। हम जहां काम करते हैं और हम जो काम करते हैं उसमें एवरी डे, रोज नई नई कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, डिफिकल्टीज पैदा होती हैं कि नहीं? इट कैन अकर व्हेन अ हेल्थ वर्कर इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इट कैन अकर, यह कब प्रेजेंट होती है, कब हो सकती हैं? व्हेन अ हेल्थ वर्कर इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर अ पेशेंट और देयर फैमिलीज। और ये कब पैदा होती है? जब वो जो हेल्थ वर्कर है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किसकी? पेशेंट, उसकी फैमिली की, सपोर्टिंग दोज हु आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, या फिर उनका सपोर्ट कर रहा है जिन लोगों को जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। इसके साथ ही और डिस्कवरिंग न्यू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, और नई नई डिस्कवर करना, नए नए मेथड्स, तरीकों का पता करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक?
द प्रॉब्लम्स कैन बी लार्ज और स्मॉल। जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कठिन हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इजी हो सकती है, आसानी से सॉल्व हो जाए ऐसी भी हो सकती है, और डिफिकल्ट भी हो सकती है। A fundamental part of every health worker's role is finding ways to solve problems। और जो हेल्थ वर्कर्स है उनका एक फंडामेंटल पार्ट यह भी होता है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तरीके हैं, जो मेथड हैं, जो विधियां हैं, उनको ढूंढे, उनको उनके द्वारा सॉल्व करे, सॉर्ट आउट करे। क्लियर? प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन वन वांट टू चेंज। प्रॉब्लम एक सिचुएशन है जिसको हमें चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस अब हम पढ़ने वाले हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, देखिए, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की स्टेजेस हैं, ठीक, बहुत सारे स्टेजेस हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक। एवरी स्टेज हैज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। और हर स्टेज के अपने अलग कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, और हर स्टेज को करने के लिए उसकी अलग कुछ एक्टिविटीज है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कुछ स्टेजेस जो है वो हम इस प्रकार नीचे देखने वाले हैं। तो स्टेज वन है जिसमें है द ऑब्जेक्टिव स्टेज वन आर एज फॉलो। स्टेज वन क्या है और उसका क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो देखिए। टू एनालाइज द फैक्ट्स एंड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। पहला हमारा काम रहेगा, सबसे फर्स्ट स्टेज जो हमारी रहेगी स्टेज वन, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट क्या है हमें यह देखना है। एनालाइज द फैक्ट्स, पहले हमें फैक्ट्स, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, जांचना है, परखना है, और उसके बाद हमें यह कंफर्म करना है या डिफाइन करना है, पता लगाना है कि प्रॉब्लम है क्या। क्लियर? जैसे कोई मरीज आया, वो बोलता है मुझे सर्दी देके बुखार आता है ना, भूख नहीं लगती है, आंखों में जलन हो रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है ना, और कभी कभी शरीर पर क्या होता है, चकत्ते से भी पड़ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका पहले आप एनालाइज करोगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सुनोगे वो क्या बोल रहा है। अगर उसने रिपोर्ट जांच कराई है तो आप देखोगे, अगर नहीं कराई है तो जांच कराओगे, और उसके बाद आप पहले ये पता करोगे, डायग्नोज करोगे कि उसको दिक्कत क्या है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, क्या चीज है। क्लियर? जो उसको बुखार है वो इस प्रकार का बुखार क्यों आ रहा है, समझ में आया? तो पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे कि नहीं? यस सर। ओके, डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम किसके बारे को किसको डिफाइन करेंगे, किसका पता लगाएंगे, प्रॉब्लम का। वाइल डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम वेरियस इश्यूज हैज टू बी कीप्ड इन माइंड। लाइक, जब भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते पता तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो हमारे माइंड में आते हैं, तो इश्यूज हैज टू बी कीप्ड इन माइंड। आप क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए उस टाइम पर, देखिए। पहला है हमारा, what triggers the problem, it includes the precipitating factors which has contributed to the problem। what triggers the problem, प्रॉब्लम्स के क्या क्या ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स का मीन्स होता है ऐसी परिस्थितियां, ऐसे फैक्टर्स जो उस प्रॉब्लम को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्लियर? फैक्टर्स। क्लियर? तो इट इंक्लूड द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को पैदा करने में। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है पता करना, ठीक, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको पता लगाना। थर्ड, क्वेश्चन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन तैयार करना कि क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर नीडेड टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। और आइडेंटिफाई करना कि किन किन एसेंशियल एलिमेंट्स, किन किन ऐसे
घटक हैं, अवयव हैं, कंपोनेंट है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो किन किन चीजों की, किन किन इंस्ट्रूमेंट की, किन किन तरीकों की हमें जरूरत पड़ेगी, उनको पता लगाना। नेक्स्ट, फिफ्थ, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हु ऑल विल बी अफेक्टेड एंड व्हाट प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का स्कोप देखना कि ये कितनी बड़ी है, कितनी लार्ज है, एंड इन टर्म्स ऑफ हु ऑल विल बी अफेक्टेड, और कौन कौन इस प्रॉब्लम से प्रभावित हो रहा है, एंड व्हाट प्रोसेस विल बी अफेक्टेड, और हम जो प्रोसेस और क्या क्या जो ऐसी विधियां हैं जो इस प्रॉब्लम के कारण प्रभावित हो रही हैं। गेन इंसाइट्स फ्रॉम अदर्स, गेन इंसाइट्स फ्रॉम अदर्स, और दूसरे लोगों के अंदर भी पता करना, देखना कि उनको भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कम्युनिटी या टारगेट पॉपुलेशंस के अंदर या नहीं है। नेक्स्ट 7 है रीस्टेट प्रॉब्लम इफ नेसेसरी, और दोबारा से रीस्टेट करना, दोबारा से एक बार प्रॉब्लम को देखना, पता करना कि यही है एक्चुअल में कि कुछ और बात है। ठीक, तो डिफाइन द स्टार्टिंग इशू, एनालाइज द सिचुएशन और डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं उसको पता लगाओ, उसकी एनालाइज करो, उसकी जांच करो, पड़ताल करें उस सिचुएशन की, उसकी, और उसके बाद हम प्रॉब्लम को पता कर लें, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ सभी को? जी सर। ओके, चलिए स्टेज 2, टोटल 7 स्टेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये 3 इन्होंने 3 स्टेज में ही कंप्लीट कर दिया है। तो लिस्ट ऑफ स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज, एक्सप्लेन द कैरेक्टर, तो इन्होंने जो पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो 3 स्टेज में कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट स्टेज में हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, सब सेकंड स्टेज पढ़ने वाले हैं, इसमें इन्होंने इतने में ही बताया। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो पूरी 6 या 7 स्टेप्स हैं वो मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्लियर? जी सर। ओके, सेकंड जो स्टेज है उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टेज आर, इस स्टेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू जनरेट आइडियाज। अब फर्स्ट में हमने प्रॉब्लम का पता लगा लिया, अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडियाज, नए नए विचार, नए नए आइडियाज पैदा करने पड़ेंगे कि नहीं? टू जनरेट आइडियाज, टू एवेल्युएट आइडियाज। अब जो आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं वो सारे सही होंगे क्या? नहीं, है ना? तो जो सही है उनको लिखना, जो सही नहीं है, उस प्रॉब्लम में सुटेबल नहीं बैठ रहे हैं, उनको हटा देना। नेक्स्ट, टू डिसाइड ऑन द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या निकल सकते हैं उसके, उनको लिखना। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है सेकंड स्टेज के अंदर, स्टेज 2 के अंदर। अब देखिए, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज टू बी डन इन दिस। अब इस स्टेज के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे? हेल्प डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन टू सीक, हेल्प डिटरमाइन करना, पता लगाना कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारी इस प्रॉब्लम को हेल्प कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा, एक्सप्लेन योर चॉइसेस टू अदर्स, दूसरे लोगों को अपनी जो आपने जो चॉइसेस हैं, आपकी जो चॉइस हैं, जो आपने मैसेज, जो आइडियाज जो जनरेट हुए हैं उनको तैयार किया है, उनके साथ एक बार कंसल्ट करना, उनके साथ बातचीत करना और देखना कि उन ये चीजें कितनी इफेक्टिव रहेंगी। ठीक, डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड एफर्ट डिवोटेड टू द प्रॉब्लम, और डिटरमाइन करना, ये चीज भी ध्यान में रखना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक, चौथा डी, लिस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव, और जो हम अल्टरनेटिव जो हमने जो विचार आए हैं, जो आइडिया है उनको लिखा है, तो उनके क्या दुष्प्रभाव या क्या उनकी हानियां भी हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, ई, असेस द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव, जो हमने अल्टरनेटिव्स जो बनाए हैं, जो हमने तैयार किए हैं, जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, उनमें से ये भी असेस करके देखना कि फ्यूचर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या किस प्रकार की हानियां, दुष्प्रभाव इस चीज के हो सकते हैं। नेक्स्ट,
क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है तो उनको भी लिखना, डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना कि इस चीज को इसको फॉलो करके ये दिक्कत फ्यूचर में हमें मिल सकती है, हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट, इलिमिनेट एनी क्लियरली इंफीरियर एक्टिविटीज, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसको क्लियरली इलिमिनेट कर देना अगर वो आपके अनुसार, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अनुसार सही नहीं है, फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर दे, इलिमिनेट कर दे। ठीक है, अपने अल्टरनेटिव से। ठीक, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिमेनिंग अल्टरनेटिव इनटू अ टेबल, अब जो आपने जो बचे हुए अल्टरनेटिव्स हैं जो सुटेबल हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको अब आप क्या करें, एक सीरियल में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक मैनर में उसको अरेंज कर लें। ठीक, नेक्स्ट, ट्राई टू डेवलप अ कॉमन स्केल टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या करना, हमने जितने भी अल्टरनेटिव्स बनाए हैं उनको एक बार चेक करना, अच्छे से देखना कि उनमें से कोई ऐसे हमने पॉइंट्स, ऐसे कोई आइडियाज तो नहीं लिखे हैं जो गलत हों, कॉन्सिक्वेंस या उनके दुष्प्रभाव हों। इस प्रकार के हम क्या करना, पता लगाना, ट्राई करना कि कोई भी कॉमन स्किल्स के या कॉमन चीजों के थ्रू कि जो हमने डेवलपमेंट, जो हमने अल्टरनेटिव्स बनाए हैं उनमें से कोई अल्टरनेटिव्स ऐसा तो नहीं है जो कोई गलत या इम्पैक्ट करे या गलत तरीके का शो करे इस चीज को। ठीक, नेक्स्ट, यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, वो दोनों प्रकार के डेटा का यूज करना, क्वालिटेटिव भी होने चाहिए उसमें और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज फर्स्ट यूनिट में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा पढ़ाए थे कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट, यूज एक्सपर्ट्स इफ नेसेसरी, अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम के लिए हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप किसी काउंसलर या एक्सपर्ट का यूज भी कर सकते हो अगर आवश्यकता पड़ती है तो। नेक्स्ट, यूज स्किल्स दैट रिफ्लेक्ट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रिसाइजन मीन्स किसी स्केल को यूज करना, स्केल का मीन्स यूज स्केल रिफ्लेक्ट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रिसीजन, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी स्केल या मीन्स किसी भी व्यक्ति या किसी के द्वारा हम यह देख सकते हैं कि ये जो हमने इतना जो इम्प्लीमेंट किया है उसका कितना असर रहा है, कितना असर हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, किस लेवल तक वो उस चीज को सॉल्व कर पा रही है प्रॉब्लम को। ठीक, तो फाइंड सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप जो हमने पढ़ी है स्टेज 2, उसमें सॉल्यूशन फाइंड कर दो, जनरेट आइडियाज, पहले हम आइडियाज को जनरेट करेंगे, हमारे जो आइडियाज आ रहे हैं उनको लिखेंगे, उसमें से एवेल्युएट करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज हमारे काम के हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जो फालतू हैं उनको हटा देंगे, और मेक डिसीजंस, और हम डिसीजन तैयार करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक, अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेज, कौन सी स्टेज पढ़ने वाले हैं हम? थर्ड स्टेज। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्ड स्टेज कौन कौन सी है स्टेज 3 में? टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड सिस्टम्स, और जो आप ऑब्जेक्टिव्स जो आपने तैयार की हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उस किसी व्यक्ति पर, किसी टारगेट पॉपुलेशन, किसी कम्युनिटी पर। बोलो क्या हुआ, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या किसी को? घर बात कर रहा था अपने, तो स्पीकर बंद करके भी बात कर सकते हैं, है ना? चलिए, नेक्स्ट, सेकंड, टू बिल्ड ऑन एक्शन प्लान, और फिर हम क्या करेंगे, एक्शन प्लान तैयार करेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट, टू डिसाइड ऑन फॉलोइंग थ्रू, और डिसाइड करेंगे उसको फॉलो कराने के लिए, जो हमने एक्शन प्लान तैयार करा है अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम एकदम रेडी हैं और उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, ये थर्ड स्टेज के अंदर करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यस सर। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अगर देखा जाए तो प्लान और एक्शन, जो हमने एक्शंस तैयार किए हैं, जो प्लान तैयार किया है उसको अब एक्शन में लाना, इंप्लीमेंट करना। एनालाइज द इम्पैक्ट, उसके प्रभाव क्या क्या होंगे इन चीजों को देखना, किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं इनको देखना।
प्लान और एक्शंस जो हमने प्लान किया उनको इम्प्लीमेंट कराना, और प्लान द फॉलो थ्रू, और उसको फॉलो कराना, जो आपने प्लान बनाया उनको फॉलो कराने के लिए इम्प्लीमेंट कर देना। ये थर्ड स्टेज के अंदर है। इसमें कौन कौन सी स्टेप्स हम यूज करते हैं? फर्स्ट है स्टेट द प्रॉब्लम केयरफुली। अब प्रॉब्लम जो है उसको केयरफुली क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। तो एक्नॉलेज कॉम्प्लेक्सिटी, अवॉइड असम्पशंस एंड प्रेजुडिसेस, और क्या करना, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी है या कॉम्प्लेक्सेशन अगर दिख रहा है तो उसको एक्नॉलेज करना, उसको स्वीकार करना, उसको सहमति से देखना, और अवॉइड करना किसी भी प्रकार का अजम्पशन, मन घड़ंत कोई कहानियां बनाना, मन घड़ंत कोई भी अजम्पशन तैयार कर लेना, उनको अवॉइड करना, और पुरानी जो भी रीति रिवाज है उनको देखना, उनको अवॉइड करना। ठीक, ये चीज है। नेक्स्ट सेकंड, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्पेसिफाई करना, उनको अच्छे से बताना, उन्हें समझाना कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उद्देश्य हैं, अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमें ये चीजें प्राप्त होंगी, ये चीजें हमें अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड, क्रिएट इमेजिनेटिव अल्टरनेटिव्स, और जो अल्टरनेटिव्स, जो सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशन जो हमने तैयार किए हैं वो इमेजिनेटिव क्रिएट करना, उनकी एक इमेज बनाकर उन्हें तैयार करना, इमेजिनेशन के द्वारा उन्हें समझाना। फोर्थ, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अल्टरनेटिव्स, और जो अल्टरनेटिव्स हम यूज कर रहे हैं, जो पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, उनके क्या क्या दुष्प्रभाव या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, समझना। नेक्स्ट, क्लैरिफाई द अनसर्टेनिटीज, और क्लैरिफाई करना अनसर्टेनिटीज जो भी है, जो भी ऐसी जो अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चित या जो फिक्स नहीं है, वो चीजें अगर पैदा हो रही हैं तो उन अनसर्टेनिटीज को क्लियरिफाई करना, क्लियर करना। नेक्स्ट सिक्स, थिंक अबाउट रिस्क टॉलरेंस एंड द रिस्क ऑफ ईच अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव से जितने भी पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हमने तैयार किए हैं उनमें क्या क्या रिस्क आएगी और किस प्रकार की रिस्क रहेगी, इन चीजों को सोचना और उन्हें भी लिखना और सॉर्ट आउट करना। कंसीडर लिंक्ड डिसीजन, और जो भी डिसीजंस है उनको कंसीडर करना, आपस में सहमति के साथ लिंक करके उन चीजों को आगे क्लियर करना, इम्प्लीमेंट करना। दीज आर दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो यहाँ 3 स्टेजों में कंप्लीट कराई थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। क्लियर हुआ? स्टेज 1 में हमने प्रॉब्लम को फाइंड किया था, स्टेज 2 में हमने प्रॉब्लम्स के पॉसिबल जो आउटकम्स थे, अल्टरनेटिव्स थे, वो हमने तैयार किए थे। स्टेज 3 में हमने प्लान को एक्शन में लाया था। क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके। और ये हमारा जो ये वाली जो हमारी ये यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। क्लियर? सर इसमें से क्वेश्चन कौन कौन आएंगे सर? क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, है ना? क्वेश्चन जो आएंगे जब मैं कल आप पढ़ाऊंगा